नमस्कार, आज हम लोग जैक सेट 1 मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर 2 गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन। टेबल के फॉर्म में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज टेबल दिया गया है एक्स गुड्स और वाई गुड्स का। तो जो शेप होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वो कैसा होगा? वो होगा नेगेटिव स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग टेबल रीड करके देख सकते हैं कि एक्स कम्योडिटी की डिमांड बढ़ने से वाई कम्योडिटी का हम लोगों को क्वांटिटी कम करना पड़ रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। तो जब अपोजिट रिलेशनशिप होता है तो जो कर्व बनता है वो डाउनफॉल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने पढ़ा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इन तीनों पॉइंट्स में से यहाँ एक हमारा डी ऑप्शन मैच करता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो यूज करने वाले फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कौन थे? लैगनार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a farmer chooses a technique for plowing the field between a tractor and a plow ox. With the central problem of economy does this choice correspond? एक फार्मर है जिसको टेक्निक को चूज़ करना है, वो या तो ट्रैक्टर चूज़ करेगा या प्लो ऑक्स चूज़ करेगा। तो ये कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम से मैच करता है कि वो कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करे? तो ये हमारा मैच करता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी। किस इकोनॉमिस्ट के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि यूटिलिटी मनी में मेजर किया जाता है? अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 6, a person consume 4 golgappas, then he get 15 utilities, 12 utils, 10 utils and 8 utils of the utility from each universal unit respectively. So consuming 4 golgappas he gets what will be the total utility. एक पर्सन है जो 4 गोलगप्पा जब कंज्यूम करता है तो उसको 15, 12, 10 और 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है। तो टोटल तो 4 गोलगप्पास कंज्यूम करने पे उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10, 12, 15 and 8. तो यहाँ हम लोग सभी यूटिलिटीज़ को जोड़ देंगे तो हमें इसका एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इसे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। 15, 10, 12 और 8 यूटिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे। 45, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 45 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट लाइन ए बी फॉर 2 आइटम्स रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन इज सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। रसगुल्ला और गुलाब जामुन ये 2 आइटम्स का बजट लाइन हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। द प्राइस ऑफ दिस 2 गुड्स आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब इसका प्राइस पी और क्यू है, तो सॉरी पी एंड पी एक्स और पी वाई होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पी एक्स बाई पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ कमोडिटी। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट नहीं करता? पहला ऑप्शन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तो करता ही है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट करती ही है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो, एंड डी ऑप्शन इज प्राइस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर जो यूज़ किए गए हैं उसके प्राइस से कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं होता है, तो ये वो फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता कंज्यूमर की कमोडिटी की डिमांड के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर, इफ़ द डिमांड फॉर ए गुड वाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। एक्स की प्राइस फॉल होने से वाई की डिमांड फॉल हो जाती है। तो ये दोनों किस टाइप के गुड्स हैं? एक्स की डिमांड प्राइस फॉल होने से वाई की डिमांड फॉल हो जाती है, डैट मीन्स सब लोग एक्स को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे गुड है? कॉम्पिटिटिव गुड है, मीन्स दोनों कंपटीशन में हैं, दोनों सेम यूज़ के गुड हैं। तो एक की प्राइस फॉल होती है तो लोग दूसरे की डिमांड को कम कर देते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटिटिव गुड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ 5% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी काउजेज एन इंक्रीज इन 8 इन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5% डिक्रीज होता है प्राइस किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है 8%। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? क्या होगा? हम लोग करेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा 1.6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल बी इलास्टिक, इनमें से कौन सी गुड्स का डिमांड जो है वो इलास्टिक होता है? रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इज what will be the elasticity of demand at a point G on the demand line AB in the following figure? AB फिगर में हमारा जो G पॉइंट है इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि अगर सेंटर पे इलास्टिसिटी निकालना हो तो वो 1 होता है, और जैसे जैसे उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, और जो ई पॉइंट है वहाँ पे आते आते इन्फिनिटी हो जाती है। जस्ट डाउन में भी यही सिचुएशन होता है, उसके नीचे जाते जाते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है और बी पॉइंट पे आते आते 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मेन पॉइंट के ऊपर है, मीन सेंटर के ऊपर है, तो ये क्या होगा? मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of which type of commodity increases, the consumer wants to buy more quantity of that commodity। मीन्स प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना शुरू कर देता है। तो वे कैसे गुड्स हैं? गिवन गुड्स। गिवन गुड वो गुड होते हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज होने से ऐसा लगता है कि अब इनकी क्वालिटीज़ इंक्रीज हो गई है तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। नंबर 14, if a consumer spends a major part of his income in a commodity, then what will be the, अगर कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम का एक बड़ा पार्ट किसी कमोडिटी में स्पेंड कर रहा है तो वो कमोडिटी कैसी है, क्या है वो, कैसी कमोडिटी है? तो वो कमोडिटी कैसी होगी? इलास्टिक होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, मतलब वो एक बड़ा पार्ट उस पर खर्च कर ही रहा है, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हैज़ शेप्ड ऑफ, कैसा शेप होता है? AFC का एवरेज फिक्स्ड कर्व का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। ऑप्शन नंबर सी। नाउ 16 नंबर, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज व्हेन, जब किसी वेरिएबल फैक्टर का एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, तब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल आउटपुट इज 0। जब मार्जिनल आउटपुट 0 होती है तो टोटल आउटपुट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है। 18, if total product is TP and quantity of variable factor is Q, then the formula for average product will be, हमें पता है ना एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्शन को यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करके, तो हमारा फॉर्मूला नंबर ए करेक्ट है, TP/Q। क्वेश्चन नंबर 19, if total product TP and the quantity of variable factor is Q, then the formula for marginal product will be, टोटल प्रोडक्ट जो है वो TP है और वेरिएबल फैक्टर हमारा Q है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिनल दैट मीन्स चेंज निकालना है इसमें, तो डेल्टा वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, डेल्टा TP बाई डेल्टा Q। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट इज, जब एवरेज कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो एवरेज कॉस्ट कैसा होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ता हुआ होगा अपने में। 21, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ आउटपुट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एक्सप्लेन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो कितना आउटपुट लेवल को एक्सप्लेन करता है? 3, हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न, नेक्स्ट इज कांस्टेंट एंड लास्ट वन इज डिक्रीजिंग, तो ये 3 लेवल को एक्सप्लेन करता है। 22, द शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज यू शेप, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप का होता है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल है? इलास्टिसिटी बिल पर यूनिट तो हमेशा फिक्स नहीं होता, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल भी हमेशा सेम नहीं होता, वेजेस ऑफ डेली लेबर भी एक्सचेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें अप डाउन होते रहते हैं। सैलरी ऑफ ए परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। 25,
what is the amount received by the producer from selling per unit of a commodity called? उस अमाउंट को क्या कहते हैं जो प्रोड्यूसर को मिलता है एक यूनिट को सेल करने से। तो एक यूनिट को सेल करने से जो अमाउंट मिलता है उसे कहते हैं एवरेज। तो मिलना है यहाँ, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू। अगर लगाना होता तो उसको हम लोग कॉस्ट कह देते, लेकिन ये तो हमारी रिसिप्ट बताना है ना, तो ये एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी। 26 total cost TC with respect to total fixed cost TFC or total variable cost TVC. Which statement is true? तीनों के रिलेशनशिप के साथ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? TFC क्या हम लोग TVC TC को जोड़ कर निकालते हैं? नहीं, तो ये रॉन्ग है। TVC हम लोग TFC और TC को जोड़ कर निकालते हैं? नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। TC में निकालने के लिए हम लोग TFC माइनस TVC करते हैं? नहीं करते, तो ये भी रॉन्ग है। TFC के लिए हम लोग TC माइनस TVC करते हैं? यस करते हैं, तो ये सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 26 डी। 27 में आ जाइए। When there is an increase in demand for a good but there is no change in supply, then the equilibrium price, अगर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सप्लाई कांस्टेंट है, जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही यूनिट्स की सप्लाई हो रही है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होने लगेगा, उसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, मीन्स डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम था, बैलेंस पॉइंट था, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ देयर इज़ डिमांड डी एंड सप्लाई एस ऑफ ए कमोडिटी, देन द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी। डिमांड डी है, सप्लाई एस है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, जहाँ डी और एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या बराबर हो जाते हैं, डी इज इक्वल टू एस, ऑप्शन नंबर ए। 29। minimum support price of an article at K from the market price। minimum support price मीन्स गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है जिससे कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट का सेल नहीं हो सकता। तो उस प्रोडक्ट का सेल किस प्राइस पे होगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर होगा। मतलब ये प्राइस फिक्स करने का मतलब है कि लॉस ना हो। जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको लो रेट में लोग खरीद लेते हैं, तो फार्मर्स को लॉस होता है। तो ऐसे कंडीशन, जैसे एग्जांपल, ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम पे नहीं खरीदना है, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली उस प्राइस पे गवर्नमेंट को अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो जो भी प्राइस होगा मार्केट में वो उससे मोर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 30 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सप्लाई जो होती है प्राइस की फंक्शन होती है, तो सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ए ऑप्शन। 31। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ, 31, द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द इवेंट ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इक्वल्स टू इट ऑक्योर्स। जहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट हो रही है, डैट मीन्स ये क्या कह रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट हो रही है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट से कम होगा। ठीक है। 32। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर क्या इंटेंशन रखता है, क्या समझ, क्यों प्रोडक्शन करता है, उसे क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 33। इन द शॉर्ट रन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म continues to produce despite incurring a loss when the commodity price of, कब शॉर्ट रन की बात हो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोड्यूस करने से लॉस होना होगा जब कमोडिटी की प्राइस कैसी रहेगी, ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इक्वल टू। वो तब तक काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा या फिर उस करना चाहेगा जब उसकी जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक हो या उसके बराबर हो। लेकिन अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है तो वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, बंद कर देगा। यदि प्राइस ए बी सी से कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, या उसके इक्वल हो या तो फिर उससे अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर इसमें से क्या नहीं है, नॉट ए फीचर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी ये भी है, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज इलास्टिक डिमांड फॉर द कमोडिटी।
तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं होता, आसानी से लोग यहाँ आ सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिक डिमांड ऑफ ए कम्योडिटी, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में का कोई फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज़ वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ द कम्योडिटी। किस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है किसी कम्योडिटी का? हम लोगों ने पढ़ा है ना, मोनोपोली में केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। कौन सा स्टेटमेंट क्लियरली दोनों में डिफरेंस बता रहा है? सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोनोपोली हैज़ मोर नंबर ऑफ फर्म्स दैन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग से क्लियरली डिफ्रेंशिएट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। ए मोनोपोली हैज़ मोर नंबर ऑफ फर्म्स दैन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नो, ये नहीं होगा। बी, मोनोपोली हैज़ मोर नंबर ऑफ फर्म्स दैन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नो। सेट्स हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी, ये हो सकता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन मोनोपोली। नो, इन मोनोपोली द गुड्स आर identical when there is freedom, whereas perfect competition is no mere substitute commodity in the perfect competition. Option number C, आपका C, हाई सेट्स हायर प्राइस देन लोअर क्वालिटी। क्वालिटी उसकी कम, क्वांटिटी कम भी हो, लेकिन उन लोग हायर प्राइस सेट कर देते हैं मोनोपोली। तो ये इसके बारे में सही बात है। नेक्स्ट है 37, What is the relationship between price P and marginal cost MC under monopoly? मोनोपोली के सिचुएशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन होता है? मोनोपोली जब होती है तो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक प्राइस रखा जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही वन एंड वन कंट्रोलर होते हैं, तो वो अपने प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से अधिक रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। नेक्स्ट 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इक्वालिटी ऑफ द प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज फाउंड। क्वालिटी ऑफ द प्राइस मीन्स P इज इक्वल टू MC होता है कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में? प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। 39, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय अ सेलर फ्रॉम सेलिंग 60 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल्स एट 5 रुपीज़ पर यूनिट। 60 यूनिट सेल कर रहा है कोई प्रोड्यूसर और 5 रुपीज़ पर यूनिट उसकी वैल्यू है, तो टोटल उसकी इनकम क्या होगी, रेवेन्यू वो कितना लेगा? 16 × 5 3300। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स विल बी स्टेबलाइज दो। एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स बढ़ने से क्या होगा? स्टेब्लिशमेंट मीन्स जो स्टेबिलिटी है उसके साथ क्या होगा? प्रोडक्शन टैक्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो इकोनॉमी की है या जो प्राइस की है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कोई चेंज नहीं होगा, विल डिक्रीज़ होगी। स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मीन्स प्रोडक्शन टैक्स बढ़ने से जो कमोडिटी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रोडक्शन टैक्स बढ़ गया, दैट मीन्स प्रोडक्शन में खर्चा ज़्यादा आने लगा, तो उसकी सप्लाई पहले से कम हो जाएगी। तो ये था मॉडल सेट 1 का इंग्लिश में सॉल्यूशन। ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिएगा। थैंक यू।